चिपमैट की प्रिपरेशन को लेकर अब कहीं कोई डाउट बचने वाला नहीं है। मैं लेकर आ गया हूं एक बहुत ही ऑन डिमांड सेशन, राइट, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत भी है। इस समय हमको ये समझ में आना चाहिए कि जिपमैट के लिए हमारे पास अब 60 डेज बचे हैं, तो हमें अभी बोर्ड्स के एग्जाम्स के साथ कैसे प्रिपरेशन करना है और बोर्ड्स के एग्जाम खत्म होने के बाद फिर हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, सारे पॉइंटर्स, सारी इंफॉर्मेशन, पूरा एक शॉर्ट सक्सेस के लिए प्लान बनाया है मैंने। तो डेफिनेटली आपके बहुत काम में आएगा। पूरे सेशन को ध्यान से देखिए। वेलकम टू सुपर ग्रेड्स, माय नेम इज तपेश सक्सेना। सबसे पहले समझ लेते हैं कि जिपमैट का एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। आई एम वेरी श्योर आप लोगों को पता ही है कि हमारे पास मैथ्स के 33 क्वेश्चंस होते हैं, डीआईएलआर के 33 क्वेश्चंस और इंग्लिश के होते हैं 34 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन के राइट आंसर के लिए हमें 4 मार्क्स मिलने वाले हैं और रॉन्ग आंसर हुआ तो -1 हो जाएगा। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, विथ फुल एक्यूरेसी सॉल्व करना है। और यहाँ पर जो 400 मार्क्स हमें ऑफर किए जा रहे हैं, इसमें से हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेकर आना है। हमारा टारगेट अराउंड 320, 330, 340 मार्क्स तक भी रह सकता है, विच इज क्वाइट पॉसिबल। बहुत सारे बच्चे वहां तक भी आसानी से पहुंच जाते हैं। और ये पूरा काम करने के लिए 150 मिनट्स का हमें टाइम मिलने वाला है। कोई सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं कब कौन सा सेक्शन कैसे करना है, कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है। एवरीथिंग इज ऑन यू, ठीक है। अब देखो, अगर हम एनालिसिस करते हैं तो समझ में आता है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हमसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओवर दी 3 इयर्स, लास्ट 3 इयर्स के जो पेपर्स हैं उनको अगर हम अच्छे से ध्यान से देखें, जिससे हमारे दिमाग में एक आइडिया क्लियर होगा कि यार हमें कैसे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, राइट। तो 2022, 2023, 2024 के जो पेपर्स हुए हैं उसमें आप ये देखोगे कि ऑन एवरेज हमें 3 to 6 क्वेश्चंस नंबर्स के दिखाई दे रहे हैं। नंबर्स में प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स की बात हुई है। इवन और प्राइम कॉम्पोजिट परफेक्ट नंबर के अलावा हमें एक क्वेश्चन एमिकेबल नंबर्स का भी देखने को मिला है, विच वॉज लाइक अ वेरी यूनिक थिंग, बाकी एग्जाम्स में नहीं देखने को मिलता है। डिविजिबिलिटी रूल्स के ऊपर, फैक्टर्स के ऊपर, एचसीएफ एलसीएम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस दिखाई देंगे। यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट पे भी एक दो क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाते हैं। कैलकुलेशन और फ्रैक्शन का भी एक एक क्वेश्चन हमें दिखाई दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो नंबर्स में अभी तक आ चुकी हैं। आगे आने वाले समय में हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि शायद रिमाइंडर के क्वेश्चंस आ जाएं, क्योंकि अभी तक आए नहीं है, राइट। इसके अलावा शायद मल्टीपल्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो भी अभी तक कवर नहीं हुआ है। तो जो चीजें कवर नहीं हुई हैं उनके आने के भी चांसेस हैं। क्लास 10th के मैथ्स तक कुछ भी आ सकता है। सिमिलरली अरिथमेटिक में अगर हम देखेंगे तो अभी हमको दिखाई दे रहा है कि 2022 और 2024 में तो 9 और 11 क्वेश्चंस थे। 2023 में ये एकदम से ड्रॉप हो गया था, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है, आई एम वेरी श्योर कि 9-10 क्वेश्चंस हमें अरिथमेटिक के देखने को मिलेंगे। बहुत वास्ट एरिया होता है, ठीक है, जिसमें रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, हर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चंस हमसे अरिथमेटिक मीन के पूछे हैं, जिसमें हम एवरेज के कॉन्सेप्ट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं, क्योंकि उसमें हम कई बार मीन, मीडियन, मोड या स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स भी अप्लाई करते हैं, तो उनको यहाँ पर रखना ज्यादा सही होगा। हालांकि आप मीन के बहुत सारे क्वेश्चंस एवरेज के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अरिथमेटिक हमारे लिए इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज होता है डेटा इंटरप्रिटेशन में, जो कि मैं आगे बताने वाला हूं कि ये भी पेपर का एक बहुत बड़ा पार्ट है, जिसमें हमें ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन और एवरेज ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, विच मीन्स कि बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा अरिथमेटिक का, ठीक है। तो इसको डेफिनेटली बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद यहाँ पर एल्जेब्रा आ जाता है। एल्जेब्रा के टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है कि 7 to 9 क्वेश्चंस एल्जेब्रा के अभी तक हमें पेपर में ऑन एन एवरेज दिखाई देते हैं। फिर ये जीएमटी क्या है? जीएमटी का मतलब है ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री। एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक है, एक दूसरे के प्रॉपर्टीज को हमें इनके क्वेश्चंस में यूज करना पड़ता है, राइट। तो इसमें ट्राइंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, ये जो आपको सीजी दिखाई दे रहा है, ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी एक एक दो दो क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस भी हमने देखे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी 8-9 क्वेश्चंस का वेटेज बन रहा है। और उसके बाद फिर हमारा मॉडर्न मैथ्स, राइट।
मॉडर्न मैथ्स में ये नंबर इसलिए बड़ा दिख रहा है, रीजन मैं बता चुका हूं कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो मीन के थे वो एवरेज से भी सॉल्व हो सकते हैं। तो 3-4 क्वेश्चन थे, तो उनको यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो। कुल मिलाकर यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, जिसमें छोटे मोटे काउंटिंग प्रिंसिपल्स का यूज हो सकता है। एक आध क्वेश्चन मीन मीडियन मोड का आ सकता है, एक आध क्वेश्चन सेट थ्योरी वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट पे हो सकता है, और एक आध क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल मैथ्स हो सकता है, जिसमें मैथ्स का एज सच कोई फॉर्मूला कोई प्रिंसिपल नहीं लगेगा, दिमाग से क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, इस टाइप का हो सकता है। उसके बाद सेकंड सेक्शन होता है DILR, जिसमें अगेन 33 क्वेश्चंस होते हैं। 33 में से राइट, वैसे 2022 में तो 15 क्वेश्चंस आ गए थे कन्वेंशनल DI के, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अराउंड अराउंड 10 क्वेश्चंस होना चाहिए 2025 के पेपर में। बैलेंस्ड अप्रोच लेकर उनको चलना चाहिए, राइट। तो डेटा इंटरप्रिटेशन के जो कन्वेंशनल क्वेश्चंस होते हैं उसमें एक टेबल या बार डायग्राम या पाई चार्ट आपको गिवन होता है। कभी कभी लाइन डायग्राम भी हो सकता है, अभी तक नहीं है लेकिन आगे हो सकता है, या कुछ अलग टाइप का डायग्राम भी हो सकता है, और उसके ऊपर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस पूरे अरिथमेटिक के ऊपर बेस्ड होते हैं, परसेंटेज होता है, रेशियो प्रोपोर्शन होता है और एवरेज होता है, इसी से पूरे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है। उसके बाद देखोगे तो अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, डेटा अरेंजमेंट जिसको हम बोलते हैं, जिसमें लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, कंपैरिजन बेस्ड अरेंजमेंट, टेबुलर अरेंजमेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एंड अगेन आई थिंक कि ये भी 4-5 आपको देखने को मिलेंगे पेपर में, राइट। मुझे जहां तक आइडिया लग रहा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को स्टडी करके, कि अब जो आगे आने वाला समय है उसमें थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ सकता है, तो अकॉर्डिंगली शायद डेटा अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद कन्वेंशनल एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस, ये सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, आप सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हो। और यहाँ पर देखोगे तो वेटेज भी बहुत ज्यादा है। अगेन टू माय माइंड आई कैन से कि मेरा जजमेंट ये कहता है कि 15 to 20 क्वेश्चंस यहाँ से आने चाहिए। ठीक है। उसके बाद फिर क्रिटिकल रीजनिंग अभी तक तो नहीं देखने को मिलता था। 2022 में हमें सिर्फ एक क्वेश्चन मिला था, वो भी सिलोजिज्म्स का था। 2023 में भी एक ही क्वेश्चन था जो कि लॉजिकल कनेक्टिव का था, एक इफ और देन वाला स्टेटमेंट दिया हुआ था, राइट। 2024 में हमने जरूर 3 क्वेश्चन देखे, जिसमें से एक क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग वीक आर्गुमेंट का था, एक असर्शन रीजन का था, एक स्टेटमेंट कंक्लूजन का था, राइट। क्रिटिकल रीजनिंग भी बहुत वास्ट एरिया होता है, आगे आने वाले समय में वो क्वेश्चन पेपर में इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि सरप्राइज देना IIMs की बहुत पुरानी आदत है। तो जो पहले आ चुका है उससे हिंट मिलती है कि कितना सिलेबस कवर हो चुका है, और ये भी हिंट मिलती है कि कौन से टॉपिक्स हैं जो अभी तक नहीं आए हैं, जिनके आने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। ठीक है। चलो, तो अब अगर हमको ये बात समझ में आ जाती है तो इंग्लिश समझ लो। इंग्लिश में देखोगे तो वोकैबलरी के क्वेश्चंस में आपको ये सारी चीजें जो हैं वो आती हैं, और मेरे ख्याल से इसमें बहुत ज्यादा सरप्राइजेस कुछ बचे नहीं है। इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वोकैबलरी के, या तो आपको 4 स्पेलिंग देके पूछ लेंगे कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है, स्पेलिंग टेस्ट होता है। वर्ड का सीधे सीधे मीनिंग ही बता दो, राइट आंसर ऑप्शन में, या आपको एक सेंटेंस दिया है, मतलब वर्ड की डेफिनेशन दी है, आंसर ऑप्शन में वर्ड दिया है, वो आपको पहचानना है। उसके बाद सिनोनिम्स पूछते हैं, एंटोनिम्स पूछते हैं, ब्लैंक स्पेस में वर्ड फिल करना होता है, तो वहां पे भी वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ईडियम्स पूछे जाते हैं, फ्रेजल वर्ब्स आते हैं, कुछ फ्रेजेस भी आए हुए हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो वोकैबलरी में पूछी ही जाती हैं। मेरे ख्याल से इसमें बहुत ज्यादा सरप्राइजेस नहीं होंगे, यही सारी चीजें होंगी जो एग्जाम में आपको दिखाई देंगी। मेरे हिसाब से अराउंड अराउंड 11-12 क्वेश्चंस आने चाहिए वोकैबलरी के, राइट। उसके बाद अगर हम देखें तो ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर, सारे टाइप के पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर खूब जम जम के क्वेश्चंस पूछे हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब सब कुछ कवर किया हुआ है। फिगर ऑफ स्पीच के 1-2 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद टेंसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन के एक एक दो दो क्वेश्चन है। एरर स्पॉटिंग बहुत ज्यादा है, जिसमें आपसे ये पूछा जाता है कि 4 गिवन सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है ग्रामेटिकली, या फिर किसी गिवन सेंटेंस में क्या एरर है ग्रामेटिकली, वो आपसे पूछा जाता है। और ये इसमें सबसे ज्यादा वेटेज इसी चीज का रहता है, एरर स्पॉटिंग का। मतलब अगर करीब 15 क्वेश्चंस आए तो उसमें से आप मान के चलो 7-8 क्वेश्चंस एरर स्पॉटिंग के ही होने वाले हैं। ठीक। उसके बाद फिर कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस।
कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस में एक तो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब पैसेज वेज, लॉन्ग पैसेज वेज क्वेश्चंस आते हैं जिसमें 500 से 1000 वर्ड्स तक की पैसेज आपको दी जाती है, राइट। उसके ऊपर 3-4 क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो वैसा सेट होता है। या फिर पैराग्राफ समरी होती है, एक सिंपल सा पैराग्राफ दिया है, आपसे पूछेंगे इसका मेन आइडिया बता दो, पैराग्राफ का टोन बता दो, पैराग्राफ की समरी बता दो, पैराग्राफ का सेंट्रल थीम बता दो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। पैराजंबल हमें अभी अभी 2024 में पहली बार देखने को मिला था, पैराजंबल का क्वेश्चन। इसके पहले नहीं था, मतलब आगे आने वाले समय में होगा। उन्होंने हिंट दे दी है कि वी आर गोइंग टू इंक्लूड पैराजंबल्स इन आवर सिलेबस। सेंटेंस जंबलिंग हमें हर साल दिखाई दिया है, एक सेंटेंस के 4 पार्ट्स उनको जंबल करके दिया जाता है, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सा पार्ट पहले आएगा कौन सा पार्ट बाद में आएगा। इसमें ग्रामर और वोकैबुलरी से आपको हेल्प मिल सकती है, बट मोस्टली ये कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब अगर हमको ये सारी बातें समझ में आ जाती हैं तो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हमें बोर्ड्स के साथ क्या करना चाहिए और बोर्ड्स के बाद क्या करना चाहिए। तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि बोर्ड के एग्जाम्स हमारे लिए लाइफ के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें रिस्क तो बिल्कुल नहीं लेना है। ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि आपके बोर्ड्स के एग्जाम कॉम्प्रोमाइज हो जाएं, आपको ऐसा लगे कि आपका परसेंटेज कम हो गया है या आपकी परफॉर्मेंस कम हो गई है। अगर आपको ऐसा कोई भी डर है, आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने जिपमैट की प्रिपरेशन की तो मेरे बोर्ड्स के परफॉर्मेंस पे असर पड़ जाएगा, तो आई विल स्ट्रिक्टली से कि डोंट डू एनीथिंग नाउ, राइट। आगे के 30 डेज में बहुत अच्छे से मैनेज कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर आपको ये कॉन्फिडेंस है, राइट, क्योंकि देखो बोर्ड के एग्जाम लाइफ में एक ही बार होंगे, उसका परसेंटेज जो है वो आपके लाइफ लॉन्ग आपके प्रोफाइल का हिस्सा बना रहेगा, तो इसलिए यहाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। बट इन केस अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि यस मैंने साल भर अच्छे से पढ़ाई की है, बोर्ड के एग्जाम में कुछ 19-20 नहीं होगा, कुछ ऊपर नीचे नहीं होगा, सो इन दैट केस मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि बोर्ड के एग्जाम के साथ साथ आप दो चीजें कर सकते हो। एक काम आप ये कर सकते हो कि डेली 30 मिनट्स वोकैबलरी की प्रैक्टिस करो, राइट। वोकैबलरी के वर्ड्स जो हैं, राइट, आपको वोकैब पावर या वोकैबलरी के हजारों बुक्स मिल जाएंगे, या इंटरनेट पे गूगल पे आप ढूंढ सकते हो। अपना रैंकर्स स्टडी मटेरियल भी है, उसमें से आपको वर्ड्स मिल जाएंगे, या फिर न्यूज़पेपर उठा लो, मैगजीन्स उठा लो, नॉवेल्स उठा लो, कहीं से भी आप वोकैबलरी प्रिपेयर करते रहो। 30 मिनट्स में डेली 20 वर्ड्स का टारगेट लेके चल सकते हो। ये बोर्ड के एग्जाम के साथ मैनेजेबल चीज है, इससे आपके बोर्ड के एग्जाम में इंग्लिश के पेपर में भी आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। साथ ही साथ में आप 30 मिनट्स का टाइम जो है वो दे सकते हो रीजनिंग के लिए, ठीक है। रीजनिंग में मैं क्या बोलूंगा, कन्वेंशनल एआर। कन्वेंशनल एआर का मतलब होता है छोटे छोटे टॉपिक्स, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, राइट, या काउंटिंग द फिगर्स, फाइंडिंग द मिसिंग नंबर इन द सीरीज, क्यूब्स के कॉन्सेप्ट्स, डाइसिस के कॉन्सेप्ट्स, क्लॉक के कॉन्सेप्ट्स, कैलेंडर के कॉन्सेप्ट्स। तो इन सब टॉपिक्स को अभी एग्जाम के साथ कवर कर सकते हो। इसमें थ्योरी ज्यादा नहीं होती, मुश्किल से 5 मिनट में आप पूरी थ्योरी पढ़ भी लोगे और समझ भी लोगे। आराम से 20 क्वेश्चन जो है वो एक दिन में सॉल्व कर सकते हो। और अगर बोर्ड के साथ इतना करते जाओगे तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो एकदम अलाइन रहेगी, बढ़िया तरीके से चलती रहेगी। आफ्टर बोर्ड्स तो फिर आपको कम से कम, राइट, अगर मैं सेक्शन वाइज बोलूं तो क्यूए में भी, डीआईएलआर में भी और वीआरसी मतलब इंग्लिश वाले सेक्शन में भी कम से कम 3 घंटे का टाइम इसमें देना है, 3 घंटे का टाइम इसमें देना है, 3 घंटे का टाइम इसमें देना है, और अलग से फिर 1-8 घंटे के टेस्ट वगैरह भी सॉल्व करने हैं, राइट। फिर उसके बाद तो आपकी फुल फ्लेजेड स्टडी चल शुरू हो जाएगी। आपको पता ही है कौन कौन से टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको बता चुका हूं। तो उन टॉपिक्स के हिसाब से एक एक करके पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा, राइट। हर दिन टारगेट लेके चलना पड़ेगा कि एक एक टॉपिक हम कवर करेंगे, और कोई छोटा टॉपिक टेस्ट या कोई सेक्शनल टेस्ट भी हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कुल मिलाकर प्लान रहना चाहिए। अगर इस तरीके से आगे बढ़ोगे तो बोर्ड्स के साथ भी और बोर्ड्स के बाद भी जिपमैट की प्रिपरेशन को साथ में लेके चल सकते हो, ठीक है। तो चलो फिर, मेरे ख्याल से सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के क्लियर हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो। इन केस कहीं पे भी कोई भी इंफॉर्मेशन की कमी हो रही है तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपका मिस नहीं होगा, सब कुछ पता चलता रहेगा। और इन केस अगर आपको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस फोन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है।
So thank you very much. Have a nice time. All the very best for your board exams as well as for the GIPMAT exam. मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट सेशन में. टाटा बाय बाय.